नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम सियासी पार्टियां अपने शक्ति प्रदर्शन में जुट गई हैं। आज एक तरफ आंध्र प्रदेश में एनडीए अपना दम दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया के नेता मुंबई में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। పితృదేవతల ముక్తి కోసం పరితపిస్తూ వారి వారసులు 75 दिन के चुनावी जंग का आगाज। शंखनाद के बाद पहला शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दल अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जहां पीएम मोदी एनडीए के लिए दक्षिण का द्वार खोलने आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं, तो वहीं राहुल गांधी पश्चिम के ढहते किले को मजबूती देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र में मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक साथ एक स्टेज पर आए। करीब 10 साल बाद नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू अपने गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर उतरे, तो दोनों विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे। चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का हिस्सा थे। फिर दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए और अब करीब 7 साल बाद बीजेपी और टीडीपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच ये गठबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां एक टीम बनाकर दक्षिण का दुर्ग भेदने में जुटे हैं। टीडीपी और बीजेपी में जो सहमति बनी है, उसके तहत आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें 6 सीटें बीजेपी को दी गई हैं, जबकि विधानसभा की 175 सीटों में से 10 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं टीडीपी 17 लोकसभा सीटों और 144 विधानसभा सीटों पर अपना जोर दिखाएगी। बाकी की 2 लोकसभा सीटें और 21 विधानसभा सीटें पवन कल्याण की पार्टी को मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना राजनीतिक परिवार बढ़ाते हुए चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से इसीलिए भी गठबंधन किया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार नहीं खुलता है तो आम चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करना आसान नहीं होगा। क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिली थी। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बची हुई 3 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। ऐसे में बीजेपी के लिए टीडीपी के साथ ये गठबंधन बेहद जरूरी कहा जा सकता है और इसी को भुनाने के लिए एनडीए ने इस शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया। वहीं दूसरी तरफ करीब 6000 किलोमीटर की न्याय यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस विपक्ष के बचे हुए सहयोगियों के साथ मुंबई से एकजुटता का संदेश देना चाहती है। मुंबई की रैली में राहुल गांधी को एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का भी साथ मिला है, जहां से बीजेपी और एनडीए उनके निशाने पर होंगे। हालांकि इससे पहले ही चुनावी बॉन्ड के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव को 6000 किलोमीटर वर्सेस 6000 करोड़ के चंदे की लड़ाई बताया। चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली,
कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। जाहिर है अभी तो आरोप प्रत्यारोप का आरंभ हुआ है। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे नेताओं के जुबानी तीर और भी तीखे होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या 88 सीटों पर एनडीए और इंडिया की सुई फंस गई है क्या? क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद भी बिहार और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर दोनों ही गठबंधन अब तक फैसला नहीं ले पाए हैं, जिसकी वजह से कौन कितनी सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की असली परेशानी क्या है जिसने दोनों को उलझा रखा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार और महाराष्ट्र की 88 सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में ही पेच फंसा है। दोनों गठबंधन के लिए अपने सहयोगियों को मना कर पाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार की 40 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में कैसे तकरार मची है। वहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, जिसने गठबंधन का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि उसके मुताबिक राज्य में 28 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें देने की तैयारी है। वहीं वामपंथी दलों को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बंटवारे का ये फॉर्मूला कांग्रेस और लेफ्ट को रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे का ऐलान अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान है, तो कम सीटें दिए जाने से लेफ्ट भी नाराज है। देखिए, बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और कौन उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से होंगे, इसके नामों की घोषणा और सीट शेयरिंग की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और एनडीए से पहले कर दी जाएगी। हमारे यहाँ सब चीज़ तय है, अब कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर फंसे पेंच के बीच सीपीआईएमएल की प्रेस रिलीज ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और बढ़ा दी है। इसमें सीपीआईएमएल ने तालमेल में देरी पर चिंता जताई है। प्रेस रिलीज में सीपीआईएमएल ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान भी कर दिया है। साथ ही आरजेडी से जल्दी सूची जारी करने की अपील भी की है। बताया जा रहा है कि सीटों पर जारी घमासान को सुलझाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक होने वाली है। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों को कितनी सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में क्लीन स्वीप का दावा कर रही एनडीए के लिए भी टेंशन कम नहीं है। कई दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज बताए जा रहे हैं। अभी तक जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 4, पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 सीट दी जाएगी, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट की पेशकश की गई। सीट शेयरिंग सही समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है और हम समझते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में ऐलान संभव है और हम लोग सब मिल करके एक साथ ज्वाइंट पीसी करके ऐलान करेंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन एनडीए गठबंधन की मुसीबत चाचा भतीजे के बीच जारी खींचतान ने बढ़ा रखी है। चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 4 सीटें देने के फैसले से उनके चाचा पशुपति पारस नाराज है। वो खुलकर इस पर नाराजगी जता चुके हैं। हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। पर नीतीश कुमार का दावा है कि जल्दी ही सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी। एनडीए में बात हो गई, वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कोई लेट नहीं है एनडीए का, महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके तुरंत के अंदर सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। महाराष्ट्र में भी इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीटों पर तालमेल नहीं बन पाया है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में 20+18+10 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसमें कांग्रेस को 20 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 18 और बाकी 10 सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए हैं। लेकिन एमवीए में कई सीटों को लेकर तनाव है। साथ ही सीट बंटवारे पर मुहर लगने से पहले ही
उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारने के ऐलान से गठबंधन में नाराजगी उभरी। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट अब ऑल इज वेल का दावा कर रहा है। क्या हमारा फैसला हो गया है, ये बीजेपी की लिस्ट क्या है वो छोड़ दीजिए। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं है। पूरी सीट शेयरिंग 48 सीट 48 सीटों की हो गई है। आज राहुल जी की सभा है, रैली है, तो आज शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो हम तीनों पार्टी के नेता एक साथ आकर सीट शेयरिंग का जो घोषणा है वो कर दें। तो वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उस पर खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो तय है उसके मुताबिक बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे गुट 12 और एनसीपी अजीत पवार गुट 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत गुट फॉर्मूले से सहमत नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट 13 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं एनसीपी अजीत गुट भी अपने लिए 6 सीटें मांग रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। लास्ट वीक में हमारी मीटिंग वहाँ पे हो रही गई, वेरी रिस्पेक्टफुली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर पार्टी को जिनकी ताकत जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसके बारे में खुद अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज या कल 2 दिनों के अंदर एनडीए की सीटों का बंटवारा वहाँ पे हो जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और कद्दावर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का भी दावा है कि 80% सीटों पर मामला सुलझ चुका है, बाकी भी जल्द ही सुलझ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नापाक पड़ोसी पाकिस्तान ने एक बार फिर चालबाज चीन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस बार मंच था संयुक्त राष्ट्र का और मुद्दा था धर्म का। दरअसल भारत में CAA लागू होने से पड़ोसी मुल्क को इतनी मिर्ची लगी है कि उसने यूएन में इस्लामोफोबिया पर वोटिंग की मांग करा दी, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के साथ साथ उसके हितैषी चीन को भी आईना दिखा दिया। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठाते आए हैं। क्या यही वजह है कि यूएनए में इस तरह की साजिश रचने का मौका पड़ोसियों को मिला है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। In our world today, we are confronted with escalating geopolitical tensions and unequal developments, resulting in a concerning rise in intolerance, discrimination, and violence based on religion or belief. हिंदुस्तान ने यूएन को लेकर जो कई मौकों पर कहा, वो एक बार फिर सच हो गया। दुनिया को एकजुट रखने के मकसद से बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ आज की तारीख में ऐसा लगता है कि महज कुछ देशों की कठपुतली बन गया है। एक बार फिर पाकिस्तान और चीन की साजिशों के बहाने यूनाइटेड नेशंस की उपयोगिता पर सवाल उठे। हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर बार बार मार खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पड़ोसी मुल्क ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए यूएन को अपने नापाक साजिश का मंच बना डाला और इस साजिश में उसका साथ दिया पाकिस्तान के हितैषी और भारत के दूसरे चालबाज पड़ोसी चीन ने। चीन पाकिस्तान ने यूएन में इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाते हुए वोटिंग का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ वोटिंग कराई गई, जिसमें 115 मुल्कों ने इस्लामोफोबिया के पक्ष में वोट किया, जबकि भारत समेत 44 देशों ने इससे दूरी बनाए रखी। इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ भारत का साथ देने वाले देशों में ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल हैं। सबसे शर्म की बात तो यह है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अयोध्या में बने राम मंदिर का भी मुद्दा उठा दिया और तो और हाल ही में लागू हुए CAA को लेकर भी उसने टिप्पणी की, जिसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने इस प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए इस्लामोफोबिया पर जमकर पाठ भी पढ़ाया। हिंदुस्तान की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया
भारत किसी भी धर्म के आधार पर प्रस्ताव का विरोध करता है। यूएन में भेदभाव रोकने के लिए प्रस्ताव पास हो। एक धर्म को लेकर प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है, बल्कि सभी धर्मों से भेदभाव की आलोचना हो, क्योंकि बौद्ध और सिखों से भी भेदभाव होता है। We trust that the resolution adopted today does not establish a precedent that could result in numerous resolutions centered on phobias tied to specific religions, potentially dividing the United Nations into religious camps. भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसी के मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और जुल्म की घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोग आए दिन पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, और यही भारत में सीएए लागू करने का मुख्य आधार भी है। मगर यूनाइटेड नेशंस को सीएए की गहराई नजर नहीं आती। यही वजह है कि भारत कई मौकों पर यूएन की उपयोगिता को कटघरे में खड़ा करता रहा है। भारत ने पहले भी सवाल उठाया था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ देशों की कठपुतली बनकर रह गया है। यूएन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीधे सीधे कहा था कि यूएन अपने मकसद से भटक रहा है, लिहाजा इसे बदलने की जरूरत है। However, while much has been achieved, the original mission remains incomplete, and the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. जाहिर है संयुक्त राष्ट्र संघ आज पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के उकसावे पर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि यूएन अपने कामकाज की वजह से हर बार नाकाम रहा है। चाहे इजराइल और हमास के बीच जारी अदावत हो, या फिर 2 साल से यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले की बात, अमेरिका और वियतनाम युद्ध हो, या इराक और ईरान में हुई जंग, इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिस पर सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों हुआ था और उसका काम क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।